हेलो धनश्री। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। यस, असाइनमेंट्स देखी है। कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए आपके? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। असाइनमेंट बघितली आहे का तुम्ही? स्नेहल, सिद्धेश, धनश्री. ओके सिद्धेश। ओके, असाइनमेंट में कुछ डाउट है स्नेहल, धनश्री?
ओके धनश्री, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? ओके, पॉप। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ num is equals to 123, if num and if I say print hello, else print y, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? ये मेरा कोड है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो या फिर बाय? एग्जीक्यूट करके नहीं देखना है, सिर्फ कोड देख के बताना है, नहीं तो आपके एंड पे एग्जीक्यूट करके बताओगे। ओके धनश्री, ओके सिद्धेश। हाँ, अब रीजन भी बताओ। धनश्री, हेलो क्यों प्रिंट होगा और सिद्धेश बाय क्यों प्रिंट होगा? या एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर आएगा? वाइल एग्जीक्यूटिंग यहाँ पे एरर भी आ सकता है, ऐसे लगता है क्या किसी को? एरर आएगा क्यों? जो भी आंसर है उस आंसर के पीछे आपका रीजन क्या है वो बताओ। क्योंकि कंडीशन ही नहीं दी है हमने, तो वो फॉल्स होगा और एल्स पे जाएगा। ओके, अगर इफ के लिए मैं कंडीशन ही नहीं देती हूँ, ठीक है, तो यही पे हमें कंपाइलेशन एरर आता है सिद्धेश, क्योंकि अपना सिंटैक्स इनकम्प्लीट है। बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट सिंटैक्स हमें कंपाइलेशन एरर ही आएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब धनश्री बोल रही है बिकॉज कोड इज इनकम्प्लीट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं किया, सिर्फ नम लिखा है, तो इसलिए आपको कोड इनकम्प्लीट लग रहा है, राइट धनश्री? बट अगेन, अगर अपना कोड इनकम्प्लीट है तो कंपाइलेशन एरर आता है, यही पे रेड लाइन अंडरलाइन होकर आ जाती है, ठीक है। अब इफ यू रिमेम्बर, लॉजिकल ऑपरेटर के टाइम पे एक रूल हमने देखा था, एनी नॉन जीरो वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू एंड जीरो वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स। नम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 123, that is non-zero value. So it will be considered as true. So if non-zero value is considered as true, so if true, तो आंसर क्या रहेगा? Answer will be hello. Let's execute the code. And as you can see, यहाँ पे hello print हुआ। अगर मैं यहाँ पे num variable की वैल्यू कर देती हूँ 0, 0 stands for false. And now if we execute the code, it will give you by. Clear है? अगेन ऐसे कोड एप्टी में आते हैं, इसलिए हम देख रहे हैं, नथिंग एल्स। मैम एक बार रिपीट करिए मैम। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर के टाइम पे एक रूल देखा था धनश्री, नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू होता है, जीरो वैल्यू मतलब फॉल्स होता है, राइट? तो जब आप यहाँ पे लिखते हो 12, तो 12 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, तो इफ 12 दैट इज नॉन जीरो वैल्यू, तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू को एज अ ट्रू कंसिडर किया जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट हुआ इफ ट्रू, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, तो इफ में एंटर करके हेलो प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपके नंबर की वैल्यू है 0, 0 रिप्रेजेंट फॉल्स वैल्यू, तो इफ 0 मतलब इफ फॉल्स, दैट इज कंडीशन इज फॉल्स, तो इफ में एंटर ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली एल्स में जाकर बाय प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ -5, तो क्या आंसर रहेगा?
परफेक्ट। ये क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चंस हमें एप्टी के लिए ही आ सकते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं आएंगे, सो डोंट वरी। लेकिन हाँ, एप्टी क्रैक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या? तो यस, इट इज इम्पोर्टेंट। या तो इंटीजर वैल्यू रहेगी या फिर डायरेक्टली बुलियन वैल्यू रहेगी। मोस्टली वो डायरेक्टली इफ ट्रू ऐसे बुलियन वैल्यू लिखते नहीं है, वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशन चेकिंग ऑपरेटर, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, अब आपके साथ मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ सिद्धेश बोलिए। मैम वहाँ पे हमने नम इज इक्वल टू 1 2 3 दिया, तो हाँ, उसके अलावा अगर कुछ स्ट्रिंग रहता है वहाँ पे, तो प्रिंट क्या होगा? अगेन हेलो प्रिंट होगा। तो मतलब एज अ स्ट्रिंग वो भी एज अ नॉन जीरो कंसिडर होता है? करेक्ट। कैसे? क्रॉस चेक कर लेती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, क्योंकि अपने पास स्ट्रिंग का एड्रेस आता है सिद्धेश, और एड्रेस हमेशा नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके। स्ट्रिंग के एड्रेस जो रहेंगे ना हाँ अपने हाँ, हीप पे, समझा। वो एड्रेस कंसिडर हो गए एंड इट इज ऑलवेज नॉन जीरो। यहाँ पे अगर आप सिंगल कैरेक्टर भी देते हो फिर भी वही होगा। हाँ, ओके, दैट्स इट। ठीक हाँ, है। तो ये नम इज इक्वल टू आपने, अच्छा ये डबल कोट में दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है कि ये स्ट्रिंग है। अगर मैं नॉर्मल हाँ, सिर्फ कैरेक्टर देता हूँ विदाउट एनी डबल कोट, नहीं तो वो वो एज अ अलाउड ही नहीं वेरिएबल, करेगा। अच्छा वो वो अलाउड अलाउड ही ही नहीं नहीं करेगा। करेगा। नहीं, अगर आप कुछ कैरेक्टर्स लिख रहे हो तो वो कंपलसरी सिंगल कोट या डबल कोट में होने चाहिए, रूल है। ओके, तो वो तभी वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। करेक्ट। ठीक है, ओके। यस। हाँ, अब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। x इज इक्वल टू लेट्स से 0 and y is equals to again 0. If x is equals to x plus 1, क्या करूँ, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अरे यहाँ पे ना ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट चेक करने का है ना, कुछ रास्ता ही नहीं है। बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में। अब मैं अगर लिखती हूँ ना एक्स और उसके बाद दो प्लस के साइन, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट वन से ही वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वन से ही वैल्यू डिक्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसे कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा होता है दैट इज नोन एज प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में बस ये प्लस का साइन पहले लग जाता है। ठीक है, अब अपने पाइथन में ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे ऑपरेटर्स है नहीं। तो अगर मुझे एक्स वेरिएबल की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट करनी है, सो आई कंपल्सरी हैव टू राइट दी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। इसी को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर में कंसिडर किया जाता है, एक्स प्लस इक्वल्स टू वन। दोनों का मीनिंग सेम ही है। जब आप लिखते हो x प्लस इक्वल्स टू वन, तो इसका भी मीनिंग है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। जब आपके इक्वल्स टू साइन के दोनों साइड पे सेम कैरेक्टर होता है, सेम वेरिएबल होता है ना, तो उस वेरिएबल को हम एक ही बार लिखेंगे। जो भी ऑपरेशन करना है इन दो वेरिएबल्स के साथ, वो ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, फिर इक्वल्स टू देके आगे का ऑपरेशन आएगा। तो ऐसे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे प्लस के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए मतलब माइनस के लिए भी है। सो वी जस्ट हैव टू राइट दी y माइनस इक्वल्स टू वन। तो इसका मतलब होता है y की वैल्यू हम वन से माइनस कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू y माइनस वन। अगर हमें x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू टू करना है, सो वी जस्ट हैव टू राइट x इंटू इज इक्वल्स टू टू। समझ में आ रहा है? तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टू।
ऑल आर दीज दी असाइनमेंट ऑपरेटर. हाँ, कंपल्सरी बिफोर इक्वल्स टू चाहिए, इक्वल्स टू के बाद नहीं चलेगा. इन्हें असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है. जैसे अभी तक हमें सिर्फ एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर पता था, दैट इज इक्वल्स टू. लेकिन प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, प्लस अपने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे काम में आ जाते हैं. जैसे कि x मॉड इक्वल्स टू 5, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या रहेगा? y इज इक्वल्स टू y मॉड 5, दैट्स इट. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ x फ्लोर डिवीजन, सिंपल डिवीजन कर लेते पहले, x डिवाइड बाय 2, अगर ये मैं कर लेती हूँ तो इसका सिंपल मीनिंग है x इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 2. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट्स से y फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 2, तो अगेन इसका मीनिंग क्या रहेगा? x सॉरी y इज इक्वल्स टू y फ्लोर डिवीजन 2. ओके. हाँ, अब यहाँ पे एज यू कैन सी एरर आ गया. एरर क्यों आया है? बिकॉज डिवीजन और इक्वल्स टू में आपने एक स्पेस दे दी. जब भी आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करते हो तो वहां पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये रूल है. ठीक है. दो ऑपरेटर्स जो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो उन दो ऑपरेटर्स में स्पेस कभी भी नहीं होनी चाहिए. स्पेस आती है तो एरर आएगा. सिमिलरली एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, अगर मुझे लिखना है x इज इक्वल्स टू x रेस टू 5, अगर ये मुझे लिखना है तो इसके लिए अगेन वी कैन डायरेक्टली राइट x एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. हाँ सिद्धेश. मैम अभी इसमें जो भी ऑपरेशन है, मतलब x प्लस इज इक्वल टू 1 और डिवीजन, तो पहले दो नंबर x पे असाइन होगा. मैं मतलब एज अ मेमरी डायग्राम के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि वो वेरिएबल में असाइन होगा, उसके बाद उसी नंबर्स को डिवाइड बाय 2 होगा, राइट? फिर से एक बार पूछो सिद्धेश. मतलब दोन पहिले एक्सच्या व्हॅल्यूला असाइन झाला. कोणत्या लाईन नंबर बद्दल बोलतोयस? कुठलं पण ऑपरेशन, जर समजून घ्या मी नाही. एक्स मल्टिप्लाय इज इक्वल टू 2 घेतलं. हा, हा, तर याच्यामध्ये तर दोनची तुझं व्हॅल्यू. म्हणणं आहे की पहिले हा x ला असाइन होईल. हा नाही, आणि नाही. ज्यावेळेस आपण लिहितो x इंटू इक्वल्स टू 2, तर आपण ही ऍडजस्टमेंट करतोय. आपल्याला 2 वेळेस x लिहायचा नाहीये म्हणून, किंवा अशी प्रोव्हिजन आपल्याला प्रोव्हाइड केली आहे पायथननी की तुम्हाला 2 वेळेस x लिहिण्याची गरज नाही, तुम्ही एकदाच x लिहा. ठीक आहे. सो पहिले तर तू लिहिलेलं जे सेंटेन्स आहे x इंटू इक्वल्स टू 2, ते तुझा कंपायलर, तुझा इंटरप्रिटर इंटरप्रिट करेल. व्हॉट इट मीन्स? इट मीन्स x इज इक्वल्स टू x इंटू 2. हे इंटरप्रिट आपल्या कंपायलरनी, आपल्या इंटरप्रिटरनी ऑलरेडी केलंय. मग हे इंटरप्रिट केल्यानंतर याच पद्धतीने एक्झिक्यूट होणार. पहिले x मध्ये असलेली व्हॅल्यू इंटू 2 जे काही कॅल्क्युलेशन आहे ते कॅल्क्युलेट होईल आणि मग ते x व्हेरिएबलला असाइन होईल. मॅडम थोडं मेमरी डायग्रामचं डायग्राम काढून एकदा दाखवता का? एकच मिनिट, हा दाखवते. ठीक है, ये अपना कोड है. अभी के लिए मैं एड्रेस, हीप, स्टैक ऐसे कुछ नहीं ड्रॉ कर रही हूँ. सिंपली सिर्फ वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर देते हैं. जैसे कि इनिशियली आपके एक्स वेरिएबल की वैल्यू थी 0 और
आपके यहाँ पे y वेरिएबल की वैल्यू थी 0। द मोमेंट यू राइट x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो पहले x प्लस 1 ये कैलकुलेशन होता है। x की इनिशियल वैल्यू इज 0, 0 प्लस 1 1, ये डमी में है। फिर ये किसे असाइन होगा? ऑब्वियसली हमने असाइन किया x वेरिएबल को, तो इट विल गेट असाइन टू द x वेरिएबल। तो 0 की जगह पे यहाँ पे आ गया 1। देन ऑन सेकेंड लाइन हमने लिखा है x प्लस इज इक्वल्स टू 1, लेकिन आपके कंपाइलर ने, आपके इंटरप्रेटर ने ऑलरेडी इसे इंटरप्रेट कर दिया है। ये अपनी फायदे के लिए है कि डेवलपर का काम, जो भी कोड राइट कर रहा है उसका काम कम हो जाए। हाँ, जो अपना काम है टाइपिंग का वगैरह, तो वो कम हो जाए, इसलिए उन्होंने हमें ये प्रोविजन प्रोवाइड की। लेकिन इंटरनली उसे इंटरप्रेट करने का काम ऐसे ही होगा कि x प्लस 1। अब x वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1। सो 1 प्लस 1 आंसर विल बी 2। अगेन ये हम किसे असाइन कर रहे हैं? आपके x वेरिएबल को। इट विल अगेन गेट असाइन टू दी x वेरिएबल, यहाँ पे आ जाएगा 2। जब आप लिखते हो y माइनस इक्वल्स टू 1, ये अपने फायदे के लिए है। इंटरनली आपका कंपाइलर, आपका इंटरप्रेटर इसे y इज इक्वल्स टू y माइनस 1 ऐसे ही इंटरप्रेट करेगा। अब y वेरिएबल की वैल्यू है 0, 0 माइनस 1 आंसर विल बी माइनस 1, और ये हम किसे असाइन कर रहे हैं? अपने y वेरिएबल। इट विल गेट असाइन टू दी y वेरिएबल। ओके, एवरीवन ये क्लियर है? ओके, सो दिस इज अबाउट द असाइनमेंट्स ऑपरेटर। ठीक है, अब आपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो सॉल्व किए हैं, आई नो दैट, लेकिन असाइनमेंट में एक क्वेश्चन नहीं है जो मुझे आपको देना है, जो हम इफ एल्स की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज, आपको चेक करना है कि आपको दिया हुआ ईयर लीप ईयर है या नहीं है। सबको लीप ईयर पता है ना? चेक इफ गिवन ईयर इज लीप और नॉट। तो कोड लिख सकते हो एवरीवन? बढ़िया है, चलो स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन एवरीवन। और जैसे ही हो जाता है कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है।
अब सिद्धेश यहाँ पे ईयर एंटर करो 1700, 1700, और क्या आउटपुट आता है वो बता। 1700, 1700। But it is not a leap year. 1700 is not a leap year. ओके धनश्री, तो धनश्री अब यहाँ पे इनपुट दो 2020 या फिर 2016। बट 2016 इज अ लीप ईयर धनश्री। अब सिद्धेश और धनश्री एक दूसरे के कोड देखो और फिगर आउट करो कि एक ईयर का आंसर धनश्री के कोड में करेक्ट है, तो धनश्री का कोड भी करेक्ट है और सिद्धेश का कोड भी करेक्ट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल बी द आंसर। ओके, अब ऐसे क्यों है? तो जो अपने सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स मतलब ऐसे ईयर जिनके पीछे दो जीरोस लगते हैं, 1700, 1600, 1800, 2000, दीज ऑल आर द सेंचुरी ईयर्स। तो जब सेंचुरी ईयर है तो उसे चेक करना है कि भाई सेंचुरी ईयर है और वो लीप है या नहीं, तो आपको कंपलसरी 400 से ही डिवाइड करना होगा। अगर नॉर्मल ईयर्स है, मतलब जो सेंचुरी ईयर नहीं है, जैसे कि 2016, 2020, 2012, ऐसे ईयर्स अगर आपको चेक करने लीप ईयर है या नहीं, तो उसे आपको 4 से डिवाइड करना होगा। समझ में आ रहा है? सेंचुरी ईयर्स शुड बी डिविजिबल बाय 400, नॉन सेंचुरी ईयर्स या नॉर्मल ईयर्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। नहीं नहीं, अगर ईयर सेंचुरी है, यहाँ पे इफ एल्स का रोल आता है ना। इफ सेंचुरी ईयर, अगर आपका ईयर सेंचुरी है तो आप क्या चेक करोगे? डिविजिबल बाय 400। इफ नॉन सेंचुरी ईयर, अगर आपका जो भी ईयर है वो सेंचुरी ईयर नहीं है, तो आप चेक करोगे डिविजिबल बाय 4। ओके, तो दोनों कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी। जो 1600 है, 1600 सिर्फ मतलब 1600 400 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। लेकिन 2016 ये जो ईयर है, ये सिर्फ 4 से डिविजिबल है, 400 से नहीं। बट इट इज स्टिल अ लीप ईयर। तो ये
यस, सिद्धेश, धनश्री, स्नेहल। इफ ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो चेक करेंगे इफ ईयर मॉड 100 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या। अगर है तो चेक करेंगे 400 से डिविजिबल है क्या, तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर, एल्स लीप ईयर, एल्स नॉट अ लीप ईयर। यस सिद्धेश, परफेक्ट। ऑप्टिमाइज हो सकता है। कोड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या। अभी आपके कोड में बहुत सारे लाइंस हो गए ना, लेंदी हो गया, इसे छोटा कर सकते हैं क्या। ठीक है, एल शिफ्ट यूज करके, एलिफ यूज करके। करेक्ट। ठीक है। ऑपरेटर्स और एलिफ यूज करोगे तो काम आसान हो जाएगा।
ओके स्नेहल, अब यहाँ पे हमने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, राइट? अगर आपको चेक करना है ईयर सेंचुरी ईयर है या नहीं, दैट मीन्स हमें मॉड बाय 100 चेक करना होगा। बस जो 2 सेंटेंस मैंने लाइन नंबर 3 और 4 पे लिखे उसकी बेसिस पे हम 6 लाइन्स में ये कोड कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स से अपने पास एक हार्ड कोडेड ईयर है 2013 या 2023, ठीक है? आई चेक इफ सेंचुरी ईयर, तो ईयर सेंचुरी है क्या? कैसे चेक करेंगे? ईयर मॉड 100 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, राइट? तो ये सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर है तो डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए। तो एंड ऑपरेटर की हेल्प से सेकेंड कंडीशन विल बी ईयर मॉड 400 आल्सो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या? अगर आपका ईयर 100 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू प्रिंट ईयर इट्स लीप ईयर। करेक्ट है? ये फर्स्ट लाइन क्लियर है क्या एवरीवन? सिद्धेश, धनश्री, परफेक्ट। सेकेंड कंडीशन विल बी एलिफ। अब मुझे क्या चाहिए? नॉन सेंचुरी ईयर, मतलब अगर हम अपने ईयर को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये सेंचुरी ईयर नहीं है बट 4 से डिविजिबल है। इन दैट सिनेरियो वी आर गोइंग टू प्रिंट अगेन ईयर इट्स लीप ईयर, ठीक है? अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में वी आर गोइंग टू प्रिंट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, एल्गोरिदम्स जो हम लिखते हैं, जो प्री कंडीशंस हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो इसकी हेल्प से भी अपना कोड ऑप्टिमाइज हो सकता है। बस हमें उन कंडीशन को ठीक से देखना है। अब इस पूरे कोड को हम 2 लाइंस में लेकर आ सकते हैं। देखो, जो सेंचुरी ईयर्स है वो 4 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है, ठीक है? मतलब 1700, 1800, ये जो सेंचुरी ईयर्स है ये 400 से डिविजिबल नहीं है बट 4 से डिविजिबल है। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अब यूजिंग ऑपरेटर्स वी कैन कन्वर्ट दिस कंप्लीट कोड इन 2 लाइंस। कैसे वो देखो, वी जस्ट हैव टू चेक इफ। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? ईयर मॉड 100 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसका मतलब जब हम कहते हैं कि सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, पहले वही कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपने जो ईयर्स है जैसे कि 1700, 1800, 1900, ये ऐसे सेंचुरी ईयर्स है जो लीप ईयर तो नहीं है बट यस ये 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे ईयर्स को यहाँ पे एंट्री ही नहीं देंगे। 4 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर्स आने चाहिए? नॉन सेंचुरी ईयर्स। इसलिए हमने क्या चेक किया? ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। ओके, या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, नॉन सेंचुरी ईयर है बट 4 से डिविजिबल है, और second condition will be year mod 400 exactly equals to 0. Either first condition should be true or second condition should be true. अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो बिकॉज ऑफ और ऑपरेटर ऑब्वियसली इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ईयर इज अ लीप ईयर एल्स प्रिंट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। समझ में आ रहा है? 6 लाइंस का जो कोड था
वो हम 4 लाइन्स पे लेकर आ गए। जो कंडीशन हम 2 इफ की हेल्प से चेक कर रहे थे, वो कंडीशन बिकॉज़ ऑफ ऑपरेटर्स वी कैन चेक इन सिंगल लाइन। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? चलो, कोड नोट कर लो। समझ में आने के लिए इफ यू वांट प्लीज ड्रॉ द मेमोरी डायग्राम, प्लीज ड्रॉ द फ्लो चार्ट, तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये जैसे ही हो जाता है, असाइनमेंट हमें स्टार्ट करनी है इम्प्लीमेंटेशन। मैं अभी लूप नहीं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो हम मंडे को फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार लूप स्टार्ट होता है तो अपने पास बहुत काम है, ठीक है? लूप के बाद हमें पैटर्न्स भी देखने हैं, तो फिर अपने पास बहुत काम रहेगा। ये असाइनमेंट अभी खत्म कर दो क्योंकि लूप के 2 असाइनमेंट्स है, फिर पैटर्न्स के 2 असाइनमेंट्स है। नेक्स्ट वीक में पैक रहेंगे हम, ठीक है?
ये दोनों कोड नोट किए एवरीवन? स्नेहल, सिद्धेश, धनश्री, हे दोन्ही पण कोड राहू देत, ठीक आहे. कमेंट मध्ये ठेवा किंवा तुम्ही लिहिलेला कोड पण कमेंट मध्ये राहू देत, हा पण कमेंट मध्ये राहू देत आणि फायनल कोड पण असू देत. येस, ओके. यस, ओके. असाइनमेंट के एटलीस्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हुए हैं एवरीवन? अब यहाँ पे उन्होंने बताया है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पे क्या किया है आपने धनश्री? ओके सिद्धेश, प्लीज वो स्टार्ट करो, ठीक है. ये क्वेश्चन स्टार्ट करो इम्प्लीमेंट करना. 6 क्वेश्चन अगर कंप्लीट है धनश्री तो प्लीज उसका कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो एक बार. अच्छा, 6th क्वेश्चन नहीं हुआ. ओके. मैम ये 6 वाला तो हमने कल जो किया था, कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कि हम प्रॉफिट में या लॉस में, वही सेम हुआ ना ये तो? लेकिन सिर्फ वहां पे हम बता रहे थे वी आर इन प्रॉफिट, वी आर इन लॉस. उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला है. कितना हुआ ये? करेक्ट. ओके.
हाँ सिद्धेश. नाही सिद्धेश, तू इथे डिफरन्स फाइंड आउट करतोय ना. जर सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस तुझी जी व्हॅल्यू आहे ती ग्रेटर दॅन 0 असेल तर आपण प्रॉफिट मध्ये, अदरवाइज झिरो लॉस. कशा झिरो कशाला? कॉस्ट प्राइस पेक्षा जर माझा रिझल्ट जास्त आहे तर माझा पण रिझल्ट प्रॉफिट. म्हणजे काय आहे? सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस, बरोबर. एक हो. सिंपल एक्झाम्पल घे की तुझी कॉस्ट प्राइस आहे 250 आणि सेलिंग प्राइस आहे 300. तर हा, डिफरन्स किती येईल? 50 रुपीज. 50. मग प्रॉफिट 50चा झाला 50, माझा. बरोबर. पण 50 ग्रेटर दॅन 250 आहे का? कॉस्ट प्राइस आपली 250 होती ना, आणि तुझा हा. रिझल्ट 50 आहे. अं, सॉरी. अच्छा, मोर दॅन सेलिंग प्राइस का? हा, जर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दॅन कॉस्ट प्राइस असेल तर मग जो रिझल्ट आहे तो ऍज अ प्रॉफिट प्रिंट कर, अदरवाइज ऍज अ लॉस प्रिंट कर. आलं लक्षात? इफ एसपी पण इज ग्रेटर दॅन सीपी. हा, पण अगेन इथे तुझा जो लॉस आहे, फॉर एक्झाम्पल उलट झालं की माझी कॉस्ट प्राइस 300 आहे, सेलिंग प्राइस 250 आहे, तर मी इथे काय सांगितलं पाहिजे की मला 50 रुपीजचा लॉस झाला. पण जो फॉर्म्युला तू लिहिलास, सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस, तर इथे काय होणार आहे? सेलिंग प्राइसची व्हॅल्यू असेल 250 आणि कॉस्ट प्राइसची व्हॅल्यू असेल 300. सो 250 मायनस 300, आन्सर विल बी -50. निगेटिव्ह मध्ये जाईल. हा, मग तो त्यावेळेस एल प्रिंट करेल ना, लॉस -50चा झाला म्हणून असा. बरोबर, पण रिझल्ट व्हेरिएबलची व्हॅल्यू -50 येईल ना. हा, मग -50 ने लॉस झाला तेच ना. 50 रुपीजचा लॉस झाला ना सिद्धेश. -50 रुपीज असं असतं का? फक्त अच्छा, 50 ओके. रुपीज असतं ना. आलं लक्षात? हा हा हा, ओके 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 ओके. हा. हम्म, ठीक आहे. सिम्पली चेक कर की सेलिंग प्राइस ग्रेटर दॅन कॉस्ट प्राइस आहे का. जर तसं असेल तर वी आर इन प्रॉफिट. मग रिझल्ट व्हेरिएबलची हेल्प न घेता डिरेक्टली इथे एसपी मायनस सीपी लिही. एल्स मध्ये सीपी मायनस एसपी लिही. सो आपल्याला लॉस पण मिळेल. ओके. येस धनश्री, परफेक्ट.
हाँ सिद्धेश, परफेक्ट। यस स्नेहल, ये करेक्ट है। बस प्रॉफिट कितना हुआ है ये भी आपको बताना होगा। एल्स को एरर आ रहा है बिकॉज आपने जो प्रिंट प्रॉफिट ये स्टेटमेंट लिखा है ना, उससे पहले आपने टैब नहीं दिया, मतलब इंडेंटेशन में नहीं है वो, इसकी वजह से एरर आ रहा है। प्रिंट से पहले एक टैब दे दो, ठीक है। एग्जैक्टली पी के नीचे वो प्रिंट आ जाएगा ना, तो एरर चला जाएगा आपका।
हाँ सिद्धेश, नो प्रॉब्लम, चलेगा। मॅडम, म्हणजे पुढे गेल्यावर पण क्लासचा टाइम हाच राहील का? म्हणजे आता सध्या कसं पायथनच चालू आहे, तर जेव्हा बाकीचे लेक्चर्स असतील तर 1.5 तासच राहील का टाइम वाढेल? आपल्या पायथनच्या लेक्चरचा टाइम 1.5 तासच असेल, पण मग बाकी मॉड्यूल्स साठी सुद्धा 1-1.5 तास, 1-1.5 तास असा टाइम वाढत जाईल. अच्छा, ठीक आहे. अराउंड 5 ते 6 तासापर्यंत शेड्यूल जाऊ शकतं. ठीक आहे, कारण मला तसं ते कव्हर करणं पण बघावं लागेल ना. हो, पण आता कसं या मॉड्यूलचा किंवा या सेशनचा टाइम आपला 7चा आहे. मग बाकी मॉड्यूल्स तुझे सकाळी किंवा दुपारी असतील. हा, ते आहे की एखादी कुठलं तरी मी लाईव्ह अटेंड हा, करू शकतो. बरोबर. आणि मग तू ते लाईव्ह अटेंड केलं आणि बाकीचे रेकॉर्डिंग बघितले तर ते मॅनेज करता येईल. हा, ओके. रेकॉर्डिंग त्याच्यामध्ये ते गुगल याच्यावरच येणार ना, फोल्डरवर, का त्या LMS हो, मध्ये येणार? नाही नाही, फोल्डर वरतीच येईल. ओके. म्हणजे गुगल कॅलेंडर वरतीच येईल रेकॉर्डिंग. अच्छा, ठीक आहे. हा. म्हणजे स्नेहल, ते मॉड्यूल वाईज डिपेंड करतं, की एका वेळी तुमचे किती सेशन्स अरेंज करतायत, त्यावरती ते डिपेंड करेल. ठीक आहे. आता रिसेंट मध्ये तरी आपला 1-1.5 तासच चालणार आहे. नंतर बघू आपण. हो सिद्धेश, सर्व ट्रेनर्स तुमच्या ग्रुपमध्येच असतील. तर तुम्हाला हवं तेव्हा तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता किंवा ग्रुपवरती जरी मेसेज केला तरी चालेल. मॅम, फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट भरून टाकू का फीसची आता? चालेल, म्हणजे तुम्हाला जर 2 इन्स्टॉलमेंट हवे असतील ना, तर आय थिंक हा. तुम्हाला आता फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट भरावी लागेल आणि मग 1 मंथ कंप्लीट झालं म्हणजे 10 मे पर्यंत तुम्हाला सेकंड इन्स्टॉलमेंट भरावी लागेल. असं आहे. ओके. जर 10 मे नंतर ऍडमिशन घ्यायचं म्हटलं तर एकाच वेळी पूर्ण फीस पे करावी लागते. ओके. हा. तरी एकदा CRM टीम सोबत कॉन्टॅक्ट करशील, ओके? ओके मॅम. हा.
ओके स्नेहल, एकच मिनिट हा. चलो, तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 13, राइट. तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स एक्सेप्ट करने हैं यूजर से. तो लेट्स से यूनिट इंटीजर, यहाँ पे हम सिंपल मैसेज टाइप कर देते हैं इनपुट में, एंटर टोटल यूनिट. जो भी टोटल यूनिट है वो यूजर एंटर करेगा. सबसे पहले हमें चेक करना है फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स. उन्होंने बताया है कि 0.50 रुपीज ही चार्ज रहेगा. तो पहले तो हम चेक करेंगे इफ यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है क्या. यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है क्या. अगर आपका यूनिट सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है, तो यहाँ पे पहले तो टोटल प्राइस लिख देते हैं, या चार्जेस, चार्जेस वर्ड करेक्ट रहेगा, चार्जेस इक्वल्स टू 0. लेकिन अगर आपकी यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है, तो सिंपली वी विल राइट चार्जेस इज इक्वल्स टू यूनिट इनटू 0.50 रुपीज. ठीक है, क्योंकि आपके जो यूनिट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 यूनिट्स थे, इसलिए हमने सिर्फ कितने चार्जेस लगाए, 0.50 रुपीज. सेकेंड, वी आर गोइंग टू चेक एलिफ यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए 0.50 चार्जेस, उस 50 के बाद जो 100 यूनिट्स है उसके लिए 0.75 रुपीज के चार्जेस. तो फर्स्ट 50 प्लस नेक्स्ट 100, इन दोनों को मिला के टोटल कितने यूनिट्स होते हैं, 150. सो इफ योर यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 150 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार्जेस इज इक्वल्स टू फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए वी आर गोइंग टू राइट 50 इंटू 0.50. ठीक है, लेट्स कवर इट इन दी ब्रैकेट्स. इसके बाद प्लस, अब जो भी टोटल यूनिट्स थे उसमें से फर्स्ट 50 यूनिट्स तो चले गए. आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लेस देन इक्वल्स टू आएगा. ओके, ये मैंने गड़बड़ कर दी, सो सॉरी. अगर आपके यूनिट्स लेस देन और इक्वल्स टू 50 है तो 0.50 चार्जेस रहेगा. अगर आपके यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 150 है तो फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए कंपलसरी 0.50 रुपीज चार्जेस रहेंगे. इसके ऊपर जितने भी यूनिट्स है 50 के ऊपर कैसे पता चलेंगे, तो अगेन यूनिट माइनस 50. अगर आप यूनिट माइनस 50 करते हो तो कितने ऊपर के यूनिट से फर्स्ट 50 निकाल के वो आपको मिल जाएंगे, उसे आपको मल्टीप्लाई करना है 0.75 से, ये आपको चार्जेस मिले. लेकिन कब, अगर आपके यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 150 है तो. अब उन्होंने फर्स्ट 50 के लिए 0.50 चार्ज बताया, उसके बाद के जो 100 है उसके लिए 0.75 चार्ज बताया, उसके बाद जो 100 यूनिट्स है उसके लिए चार्जेस बढ़ गए, इट बिकम्स दी 1.20. लेकिन फर्स्ट 50 प्लस 100 ऑलरेडी इट बिकम्स दी 150. इसके बाद हम फिर से 100 यूनिट्स ऐड कर रहे हैं, दैट मींस इट बिकम्स नाउ 250. तो अब यहाँ पे कंडीशन आएगी एलिफ यूनिट्स लेस देन और इक्वल्स टू 250 है. अगर आपके यूनिट्स लेस देन और इक्वल्स टू 250 है तो चार्जेस में अब हम पहले तो लिखेंगे भाई फर्स्ट 50 के लिए 0.50 चार्जेस प्लस फर्स्ट 100 के लिए 0.75 चार्जेस, और प्लस अब हमें 100 प्लस 50 150 यूनिट्स छोड़ के ऊपर के जो भी यूनिट्स है उसके चार्जेस फाइंड आउट करने हैं. फॉर दैट वी विल राइट टोटल यूनिट माइनस 150, जो भी आंसर है उसे मल्टीप्लाई बाय 120, तो हमें टोटल चार्जेस मिल जाएंगे. अगेन अब उन्होंने बताया है यूनिट
अबव 250। अब यहाँ पे हमने 250 कवर किए, पहले 50, 150 और यहाँ पे 250 तक के यूनिट्स अपने कवर हो चुके हैं। तो अबव 250 उन्होंने क्या बताया है, 1.50 चार्जेस लगेगी। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एल्स में वी आर गोइंग टू राइट चार्जेस इज इक्वल्स टू, अब 250 के ऊपर चले गए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 इंटू 0.50 प्लस 100 इंटू 0.75 प्लस 100 इंटू 1.20 प्लस, अब हमें 250 के ऊपर कितने यूनिट से ये फाइंड आउट करना है। फॉर दैट वी विल राइट यूनिट माइनस 250 इंटू 1.50। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस चेक करके हमें टोटल चार्जेस मिल जाएंगे। जैसे ही टोटल चार्जेस मिलते हैं, विल प्रिंट टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज इक्वल्स टू, जो भी अपनी चार्जेस वेरिएबल में वैल्यू है वो वैल्यू। समझ में आ रहा है एवरीवन क्या किया है? मॅडम Yes. याच्यामध्ये 20% जे सरचार्जेस आहे ते नाही ऍड केले ना आपण? अरे हो, थँक यू, हा. हे मी विसरले होते. So charges is equals to charges into 1.20. ठीक है? ऍडिशनल चार्जेस 1.20 कसं काय? 20% 0.2 ना? 20% ना, मग आधीचे हा. 100% ऍज इट इज राहतील, प्लस 20%, मग 100 ओके प्लस ओके. 20 इट बिकम्स 120. अच्छा ओके. हा, हे शॉर्टकट्स आहेत, तुम्हाला ऍप्टीच्या लेक्चर्सच्या वेळेस हे सर्व क्लिअर होते. नाही नाही, आपले ऍप्टीचे सर चांगले आहेत, एन्जॉय कराल सेशन.
मोस्टली कंपनीजला ऍप्टी कंपल्सरी असते सिद्धेश. खूप कमी कंपनीज अशा आहेत ज्या डिरेक्टली शॉर्टलिस्ट करून इंटरव्ह्यू वगैरे कंडक्ट करतात. बट हा मोस्टली कंपनीज ऍप्टिट्यूड बेस्डच आहेत. ओके मॅम. आणि म्हणजे आता मी म्हणजे एक तुमच्या स्टेटसला ते इन्स्टाच्या असतात की कुठल्या कुठल्या कंपन्या आल्या, तर मोस्टली सगळे डेव्हलपर रोलसाठीच दिसल्यात. तर असं प्रॉपरली डेटा सायन्स रोल किंवा डेटा अनालिसिसच्या रोलसाठी नाही आहेत का फ्रेशर लेवलला? असतात, फक्त आपण असं म्हणू शकतो की काउंट कमी असतो त्या कंपनीचा. अच्छा, म्हणजे जसं आता माझं म्हणजे आता जसं ओपन फॉर ऑलचं जे क्रायटेरिया त्याच्यात मी बसतो बऱ्यापैकी, तर मग हा, त्या कॅटेगरीमध्ये येत नाही का डेटा सायन्स किंवा डेटा अनालिटिक्सच्या? याबद्दल ना तुला स्वप्नाली मॅम जास्ती चांगलं सांगू शकतील सिद्धेश. ठीक आहे. एकदा प्लेसमेंट टीम सोबत जर तुला कनेक्ट करता आलं तर ट्राय करशील. ठीक आहे. मी लास्ट टाइम बोललो होतो त्यांना, पण ते हा, काही कनेक्टच नाही झालं. ओके. मी एकदा बोलते स्वप्नाली मॅमशी. मग त्या एक तर हा. तुला डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट करतील किंवा मी तुला नंबर देईल. तू त्यांना कॉन्टॅक्ट कर. चालेल, ठीक आहे. काय मी तुमचं म्हणजे नाव पण सांगितलं होतं की मी प्रगती मॅमशी हा, बोलणं झालंय म्हटलं. तर त्यांनी सांगितलंय की प्लेसमेंट टीमशी कनेक्ट करा म्हणून, पण ते माझ्या मते अवेलेबल नव्हते त्यावेळेस, काय 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 माहिती. ठीक आहे. मी एकदा परत बोलून घेईल आणि तुला तसं सांगते मी. हा, चालेल. येस. थ्री. हो स्नेहल. हा कोड क्लियर आहे स्नेहल? ओके, चलो फिर अभी के लिए स्टॉप करें. यस एवरीवन. बस, चलो. ट्राय टू कम्प्लीट दिस असाइनमेंट ऑन दिस वीकेंड. ठीक आहे. जसं मी म्हणलं नेक्स्ट वीक मध्ये आपला लूप सुरू होईल, तर आपल्याकडे भरपूर असाइनमेंट असतात.